हम ग्रुप डी के 4 अगस्त के प्रथम शिफ्ट के विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए ये देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, हृदय और शिराओं में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है वाल्व्स, कपाट जो है ये पाई जाती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकती है तो श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना, यानी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं से दूर ले जाने वाले भाग को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तंत्रिकाक्ष। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी के क्षतिग्रस्त होने पर मुख्य रूप से किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रियाओं और संदेशों के संचरण पर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा निलंबन का एक उदाहरण है? तो देखिएगा, चौक और पानी का जो मिश्रण है ये निलंबन का उदाहरण है। दूध निलंबन का उदाहरण नहीं है। पानी में नमक का घोल भी निलंबन का उदाहरण नहीं है, ये क्लोराइड का ये उदाहरण है। सॉरी, दूध क्लोराइड का है, पानी एक विलयन है, संतृप्त विलयन है, और वायु क्या है, ये भी निलंबन का उदाहरण नहीं है। निलंबन उसे कहते हैं जब किसी विलयन में को स्थिर रखने पे उसके जो ठोस के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं निलंबन। एक मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 मोल। ये यहाँ पे रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं दिया है कि C2H5OH जब मिलता है रिएक्शन करेगा ना 3 ऑक्सीजन के साथ तो आपको बनाएगा 2CO2 और 3 हाइड्रोजन जल के कण बनाएगा, यानी 2 CO2 बनाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 2 जलीय विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन सी अवक्षेपन अभिक्रिया है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जसद लेपन, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी पेंट करना या मिश्र धातु बनाना। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिया है, इन तीनों हो सकता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन के वायु में दहन से सामान्यतः कैसी ज्वाला प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी पीली धुएंदार ज्वाला। हो सकता है इसके ऑप्शन कुछ अलग हों, लेकिन जो आपका उत्तर जो है वो सही होगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर नाभिक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी नाभिक धनावेशित होता है तथा परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी में केंद्रित होता है। देखिएगा, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। और वो परमाणु का अधिकांश जो भार होता है ना
लगभग 99.99% जो भार होता है वो नाभिक में होता है, क्योंकि भार वाले जो दो कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ये ही भार को, परमाणु को भार को बतलाते हैं, तो ये नाभिक में ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन लगभग भारहीन होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएं तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिया है। देखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है सतह से, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो हम आवर्धन इसको हम जानते हैं v बाई यू होता है। यहाँ पे u दिया हुआ है, v ने दिया है, तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/v माइनस 1/u। अब क्या करते हैं, 1/15 लेते हैं, f बराबर दिया है 1/v और माइनस 1/25, यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/25। अब क्या करते हैं, 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/15 माइनस 1/25, तो आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 150। अब इससे जो कटेगा, इस कटने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से 15 तो ये जाएगा 10 बार में, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा हो जाएगा आपका 150। अब 150 में हम 4 से भाग देंगे ना, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 37.5 हो जाएगा, ये भी बराबर आ गया। अब जानते हैं कि m इक्वल टू होता है v बाई यू, तो v दिया हुआ कितना, v आपका आया हुआ है 37.5 और ये दिया है 25, तो जब इससे हम भाग देंगे ना, तो भाग देने के बाद लगभग ये आएगा 1 पॉइंट, ये माइनस में है, और ये भी ये जो आपका प्लस में दिया हुआ है, तो ये माइनस 1.5 आएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, विस्थापन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, यह एक सदिश राशि है। ये दो बिंदु है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किया गया कार्य निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करता है? तो लगाए गए बल पर सही है, विस्थापन पर सही है, और बल और विस्थापन के बीच की दिशा पर। यानी W इक्वल टू हो जाता है F cos थीटा, यानी थीटा का मान जितना कम रहेगा, आपकी जो बल है, कार्य है, उतना ज़्यादा होगा। मान लीजिए थीटा का मान क्या आता है, अगर 0 डिग्री है तो उस समय जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, और क्योंकि कॉस थीटा यानी कॉस A1 कॉस 0 के मान पर कॉस का मान सबसे ज़्यादा 1 होता है, और कॉस 90 पे क्या हो जाता है? 0 होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब दो कांच के प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत उल्टा रखा जाता है तो प्रथम प्रिज्म का पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ दिया हुआ है श्वेत प्रकाश पुनर्योजन होकर पुनर्श्वेत हो जाएगा। देखिएगा, एक प्रिज्म ऐसा है और एक प्रिज्म ऐसा है। जब ये यहाँ से श्वेत प्रकाश जाएगा तो 7 भागों में अलग अलग बट जाएगा, और ये 7 जो बटे हुए फिर जाएगा तो ये एक कर लेगा। यहाँ से श्वेत गया, 7 रंगों में बट गया, फिर यहाँ से 7 रंग एक साथ मिलेंगे तो ये श्वेत प्रकाश बन जाएगा।
यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर गमन करती है तो माध्यम के कोणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, कण अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करते लगते। मान लो यहाँ से बहुत सारे ये कण है, अब यहाँ से जो ध्वनि जाएगा ना तो इसको विक्षेपित करेगा कणों को। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, समुद्री जल का अम्लीकरण होगा। यानी पीएच देखिएगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना, CO2 मिलेगा, तो जलों का क्या होगा, पीएच मान कम होगा, और पीएच मान कम होने का मतलब होता है वो अम्लीकरण होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में मुख्य अंतर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है आपका, खाद्य श्रृंखला एक रेखीय होती है जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल समुच्चय होता है। यानी खाद्य श्रृंखला एक होता है, जैसे उत्पाद होगा, उत्पाद के बाद होगा प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, फिर वह तृतीय उपभोक्ता। लेकिन खाद्य श्रृंखला में ये जरूरी नहीं है ऐसा होता है, वो एक जीव दूसरे जीव को खाता है, वही जीव दूसरे जीव को खाता है, ऐसे घूमते रहता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या करते हैं, ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ओजोन में छेद कर देते हैं। इन छेदों से क्या होता है, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा पे असर डालती है और त्वचा कैंसर के कारण बनती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के संबंधित 3R का सही अर्थ क्या है? तो जो 3R का सही अर्थ है, रीयूज कम उपयोग करना, रिड्यूस कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना।